बाजू बाजू बाजू। हमारे आदमी बाहर गए थे काम धंधे पे, गाड़ी एकदम से आ गई। हमने उनका हाथ पकड़ा तो एक हवलदार ने गाली दिया, बोले बच्चे क्यों पैदा करते। तो फिर मैं बोली आप कैसे पैदा हुए, आप भी तो आज पैदा हो कि इतनी बड़ी वर्दी पहन के यहाँ पे आए हम लोग को परेशान करते। या बस्तीत हिंदू मुसलमान दोन्ही राहतात. या वस्तीमध्ये हिंदू आहे मुसलमान या सगळ्याच जातीचे आहेत, सगळे बरोबर राहतात. आता आमच्या माझ्याच जवळ नाहीये तर माझी शेजारीन मला रोज एक वेळेला खाऊ घालते, चहा पाजून देईल तर जेवायला देईल ती बाई. कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो. अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो. कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो. अबे अपन कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, अपना कुछ है इलाज, कोई गरीब के लिए है कोई भी नहीं. फोटो काढून घ्यायला तेवढं है. 4 महीने तो अपने को बारिश के लिए तो बंदोबस्त करो, बारिश जाने के बाद में अपन कहाँ भी चले जाए. 4 महीने के लिए मुंह छुपाने को तो जगह दो, उतना भी मुंह ना छुपाने को जगह देता तुम लोग. इसकी फोटो काढून घ्यायला खाली अपना कहना करने का, अपना नाम बढ़ाने का, फोटो निकलने का, बस. अपना क्या करता है तुम लोग ने, तो कुछ नहीं कर सकते. इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपने को फेंक दिया, तुम और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. गरीब का फुट मत खींचो. नमस्कार दोस्तों, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के सिनेमा के इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग सिलसिले में आपका स्वागत है. ये हमारा 15वां सप्ताह है और हम लोग हर सप्ताह एक कोई मुद्दे को चुनते हैं और उस पे फिल्म और फिल्म से जुड़े लोगों को बुलाते हैं. इस सप्ताह हमने आनंद पटवर्धन की मशहूर फिल्म हमारा शहर बॉम्बे आवर सिटी चुनी. आप सब लोग वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों बहुत तरह के काले कानून आए. उसमें एक कानून दिल्ली की जो रेलवे लाइन है उसके किनारे जो झुग्गियां बसी हुई हैं वर्षों से, उसको तोड़ने का भी आया. तो हम लोगों को लगा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और इस फिल्म को दोबारा देखा जाए. हालांकि 1986 में बनी फिल्म है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जैसे कि इस फिल्म में जो चीजें बताई जा रही हैं वो एकदम आज की भी सच्चाई है और शायद हमारे देश की सच्चाई वो अगले 30 साल में भी रहे. मैं आज हमारे जो पैनल में 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं उसमें सबका शुक्रिया अदा करता हूं. सबसे पहले आनंद, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने ये फिल्म बनाई और जो लगातार कई सालों नहीं बल्कि कई दशकों से दस्तावेजी फिल्म बना रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, फिल्मों को आंदोलनों से जोड़ रहे हैं, आंदोलन करने वालों को फिल्मों की जरूरत महसूस करा रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन कर्मी फिल्म भी बना रहे हैं. दूसरे बिलाल खान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से. और तीसरे हमारे साथी हैं अतुल, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिनेमा के विद्यार्थी हैं, सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के एक्टिविस्ट हैं. और एक संयोग है कि अतुल भी इन्हीं इलाकों में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं, जिनको कि ये सच्चाई ज़्यादा करीब से मालूम है और आजकल वो पब्लिक बोलती इनिशिएटिव के लिए लगातार इन इलाकों से ये रिपोर्टें वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोग पब्लिक बोलती के इनिशिएटिव पे देख सकते हैं. हम लोग की कोशिश रहती है कि इस लाइव के दौरान तो बातचीत हो, लेकिन लाइव की एक टाइम लिमिट है 1 घंटे की, जो कि थोड़ी एक्सीड करती है तो 75 मिनट तक जाती है.
उसके बाद भी बातचीत का सिलसिला चालू रहता है और कोशिश रहती है कि इस तरह के जरूरी सिनेमा को लोग देखें और बातें करें। हमारे साथी अतुल ने अपने इलाके में बहुत सारे लोगों को आनंद की ये फिल्म हमारा शहर अपने लैपटॉप पे दिखाई, क्योंकि इस समय जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसमें हम पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं। और तो मैं चाहूंगा कि आज बातचीत का संचालन हमारे युवा साथी अतुल करें। बहुत शुक्रिया आनंद आपका, और बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। अतुल अपना हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनकी फिल्में हमने देखी है, आज उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आनंद से ही कि जब मुंबई में एक तरीके से आपको ये कब लगा कि, क्योंकि बॉम्बे जो हमारा एक तरीके से देखें तो भारत का एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत शहर है, और जब वहाँ पे सत्ता व पूंजीपतियों की साठगांठ बनी कि ज़मीनों को लूटा जाए, गरीबों को हटाया जाए, तो आपने ये कैसे सोचा, या आपको यह ख्याल कब आया, या आपको क्यों ज़रूरी लगा कि इसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है और वो डॉक्यूमेंटेशन आगे चलकर एक फ़िल्म का रूप ले लेता है? तो इसकी ये 1982 में मैं एक्चुअली कनाडा में पढ़ रहा था, और वहाँ से जब वापस इंडिया आया एमए करने के बाद, तो जब मैं, वैसे तो झोपड़पट्टियाँ मैंने बचपन से देखी हैं क्योंकि बम्बई में हैं, हमेशा रही हैं, मगर मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मगर जब मैं विदेश गया, वापस आया, तो वो बिल्कुल मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। और एक और चीज़ थी कि उन दिनों में ये चल रहा था, अपना लिबरलाइजेशन की शुरुआत थी, और लिबरलाइजेशन की शुरुआत में जो पूंजीपति वो अट्रैक्ट करना चाहते थे दुनिया से बम्बई में, तो उसके लिए वो बम्बई को साफ सुथरा दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे गरीबी नहीं है। तो गरीबी हटाने के अलावा वो गरीबों को हटाना शुरू उन्होंने किया। तो स्लम डेमोलिशंस का कैंपेन बहुत ज़ोरों से चल रहा था, और शुरू में मैंने फिल्म बनाने की नहीं सोची। मैं कैमरा लेके फोटोग्राफ्स ले रहा था, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने, यानी मैंने नहीं मगर लॉयर्स कलेक्टिव और पीयूसीएल ने केस इसके खिलाफ किया था, डेमोलिशंस के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था कि अभी डेमोलिशंस नहीं होने चाहिए जब तक ये अब केस डिसाइड नहीं करते। राइट टू शेल्टर पे केस था। और तो जो भी डेमोलिशंस काफ़ी जो फिल्म में हैं वो इलीगल डेमोलिशंस थे, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर के बावजूद वो डेमोलिशंस हो रहे थे। तो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स पहले मैंने लिए, और फिर लगा कि सिर्फ फोटो से अच्छा होगा कि मैं शूट भी करूँगा, तो फिर इसके साथ साथ फिल्म की शुरुआत हुई। फोटोग्राफ्स पहले केस में यूज़ हुए, मगर फिल्म फिर बाद में बनाने लगा मैं। जी। तो बिलाल, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है, जिसमें आप हमेशा अभी तक कार्यरत रहे हैं, तो जो बम्बई शहर है उसमें किस तरीके से इस आंदोलन ने लोगों की मदद की, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, लोग कैसे इससे जुड़ना शुरू किया, और आगे चल के इतना बड़ा मुहिम बना कि पूरे देश में ये लोगों का एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, और लोग भी जुड़ते चले गए, इसको सपोर्ट मिलता रहा। तो हमारे उन दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और अभी भी इस आंदोलन की क्या ज़रूरत है, और किस तरह से ज़रूरत है? शुक्रिया अतुल। बॉम्बे में घर के हक को लेकर, निवास के हक को लेकर आंदोलन बहुत पहले से ही चल रहा है। बहुत ही हिस्टोरिकल आंदोलन है ये, और आनंद ने उसको बहुत ही बेहतरीन उनकी इस फिल्म के अंदर भी उसको डॉक्यूमेंट किया है। निवारा हक करके जो आंदोलन है, संजय गांधी नेशनल पार्क के आसपास की जो बस्तियां थी उनको जब तोड़ा जा रहा था, तो उस दौरान भी प्रतिरोध हुआ था, और उसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि लोगों को उनके घर के अधिकार मिले। और
तो उन लोगों के साथ भी हमारा काम आज है। और घर बचाओ भी जैसे आनंद ने बताया कि लिबरलाइजेशन के दौर में उनको चाहिए था फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, चकाचौंध दिखाना शहरों को। तो उसी के सिलसिले में 2005 में जब जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें कहा गया था कि बॉम्बे को हम स्लम फ्री बनाएंगे, हम बॉम्बे को एक शंघाई की तरह बना देंगे। आज आप कहीं पर भी किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के में देखें तो वहाँ यही एक मॉडल और ये अपनाया जाता है। वहाँ के लोगों को बोला जाता है, जैसे काबुल के अंदर अगर आप काबुल का एग्जाम्पल लें तो वहाँ के लोगों को बोला जा रहा है कि हम काबुल को लंदन बना देंगे उसके नाम पर। वहाँ की जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो शहर के पेरिफेरी पे रहते हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसी तरीके से बॉम्बे में भी 2005 में स्लम फ्री मुहिम करके चली, जिसके तहत 3 लाख से ज़्यादा घर तोड़े गए, 9 लाख लोग उसके अंदर डिस्प्लेस हुए थे। तो उसी के रिस्पॉन्स में बहुत सारे बस्ती में रहने वाले लोग अलग अलग जगहों से लोग आए और इकट्ठा हुए और उन्होंने घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन का नारा दिया। मेधा ताई पाटकर भी उसमें जुड़ी, काफ़ी लंबे समय तक उसमें एजिटेशन हुआ। और उसके बाद फिर बस्तियों को जहाँ जहाँ तोड़ा गया था वहाँ लोगों ने दोबारा से जाके अपने घर बनाए और अपने घर के अधिकार को असर्ट करने का कि वो एक टाइप से एक्सप्रेशन था, क्योंकि सरकार ने बस्तियों को तोड़ स्लम फ्री सिटी बनाने की तो बात कही थी, पर उसमें जो रह रहे लोग हैं, जो बस्तियों में झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके घर के अधिकार को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई थी। उसको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और बिना पुनर्वास के, बिना उनको दूसरे घर देने के दिए बगैर ही उनको विस्थापित कर दिया था। तो अपने अधिकार को असर्ट करते हुए उन्होंने दोबारा से वहाँ पर घर बनाए थे। और फिर उसके बाद ये मुहिम, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की मुहिम तब से आज तक जारी है। घर का अधिकार जो है एक बुनियादी अधिकार है। घर की जो ज़रूरत है एक बुनियादी ज़रूरत है। जैसे है हवा ज़रूरी है, उसी तरीके से एक छत भी ज़रूरी है। और ये इसीलिए घर के अधिकार को जीने के अधिकार का हिस्सा बार बार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी बोला है कि घर का अधिकार जो है जीने के अधिकार का हिस्सा है। मगर उसको लेकर कोई भी आज कानून नहीं बना है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो कानून नहीं हो जाने की वजह से आज घर जो एक बाजारू वस्तु बन गई है, कमोडिटी बन गई है, जो खरीदना हर किसी की हैसियत में नहीं है। और अगर ख़ास तौर से हम बॉम्बे जैसे शहरों का, बड़े शहरों का, मेट्रोपॉलिटन शहरों का अगर एग्जांपल लें, तो वहाँ पर अगर जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो सर्विस गिल्ड है, जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो घर में काम करने वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो शहर को बनाते हैं, शहर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके मेहनत से खड़ा होता है, उनकी अगर वो मार्केट रेट से अगर घर खरीदने जाएं, एक फॉर्मल घर खरीदने जाएं, तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो 1 करोड़ का घर खरीद पाएँ या 2 करोड़ का घर खरीद पाएँ। और ऐसे लोग जब मजबूरी में बस्ती में जाके रहते हैं, झोपड़पट्टियाँ बनती हैं, तो सरकार उनको कब्जा धारक बोल के हटा देती है। तो शहरों में आज जैसे शहरों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी जैसे प्लान आ रहे हैं, वैसे शहरों में गरीबों के लिए जगह कम होती जा रही है। उनका जो राइट टू द सिटी हम कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, वो उसके अंदर गरीबों के लिए कम से कम जगह है। तो हमें सिटी प्लानिंग में भी गरीबों के आवास के लिए इंक्लूड करना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अलग अलग फ्रंट पे, अलग अलग मोर्चों पे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन का अलग अलग बस्तियों में चल रहा है, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं को लेकर हो, चाहे वो पुनर्वास को लेकर हो, चाहे वो डिमोलिशन को रोकने की बात को लेकर हो। तो आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए आनंद, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपकी फिल्म देखते हुए मन में जो एक सबसे ज़रूरी सवाल उठता है कि जैसे आपके फिल्म का नाम भी है हमारा शहर, तो इस हमारा शहर में हम कौन है? वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, या फिर वो लोग जो तथाकथित कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मकान पक्के घरों में रहते हैं। तो ये जो नागरिकता का सवाल है कि जो गरीब हैं, जो हाशिए का समाज है,
क्या वह नागरिक नहीं है या फिर मात्र सिर्फ कीड़े मकोड़े के समान है? तो हाँ इस तरीके से कैसे आप इनको देखते हैं, इस विषय को, इस सवाल को? हाँ, इसका टाइटल ही बता रही है कि ये हमारा शहर है। हमारा शहर यानी सबका शहर। तो जो भी यहाँ इस शहर में रहते हैं इंसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और ये सबका शहर है। सब यहाँ काम करते हैं। कोई बेकार लोग बहुत ही कम है, यानी जो सिर्फ भीख मांग के काम करते हैं वो बहुत कम है। अक्सर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो ज़रूरी काम होता है। वो ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा काम है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा काम करते हैं जो देश के लिए फ़ायदा पहुँचाता है। और जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज को खाते हैं और उनका जो वो जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो देते हैं हमको, उसमें से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। यानी वो क्या मिल रहा है कि टावर्स बनाते हैं। अब बम्बई तो डूबने वाला है। टावर्स जो बना रहे हैं या मेट्रो बना रहे हैं या सब अमीरों के लिए का जो खेल चल रहा है दुनिया में, सिर्फ बम्बई में नहीं, उससे पर्यावरण हमारा पूरी दुनिया का खत्म हो रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि बम्बई ये 20-30 साल से ज़्यादा बच सकता है। यानी समुद्र के नीचे चला जाएगा। ये जो मेट्रो बना रहे हैं, शायद ये मेट्रो बनने से पहले उसमें पानी भर जाएगा। तो ये हकीकत है। और जो गरीब रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका फुटप्रिंट जो कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट जो गिना जाता है कि दुनिया का कितना ऑक्सीजन खा रहे हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसका कार्बन रेशो देखेंगे तो गरीब का कार्बन रेशो है ही नहीं, फुटप्रिंट नहीं है। और ये जो झोपड़पट्टियां हैं, ये एक्चुअली पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं करती, मगर जो हम लोग जो ऊंची महलें बना रहे हैं वो बहुत नुकसान कर रही है। जो सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसमें गाड़ियां डाल रहे हैं इतने भर भर के, हमारा पूरा इकोनॉमी उस पर चलता है, मगर ये सब नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये हमारा शहर यानी यहाँ के सबका शहर है। जी, बिल्कुल, ये शहर सबका शहर है, उन पिछड़ों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का भी और समाज के सबसे ऊँचे वर्ग का भी, जो शहर में रहता है। तो जैसे अगर हम शुरुआत से ही आज के दौर में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि नागरिकता का सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है और इसको गंभीरता से जो सत्ता वर्ग है या फिर जो पूँजीपति है वो नहीं ले रहे हैं। तो जिस तरीके से आज के समय में जितनी भी संस्थाएँ हैं, वो संस्थाएँ निजीकरण उनका किया जा रहा है और ज़्यादातर ताकत जो है वो कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जा रहा है। और अब कृषि भी इसके अंतर्गत आ गया है, उसमें भी कॉर्पोरेट के पास ज़्यादा ताकत दे दी है, जिससे अब किसानों का क्या होगा, मज़दूरों का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ताकत कॉर्पोरेट के हाथ में ज़्यादा होगी और खुद सरकार, जिसको एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता चुनती है, वही ये ताकत जनता के हाथों के बजाय कॉर्पोरेट को दे देगी। तो ऐसी स्थिति में अभी जो स्थिति है और आगे चलकर और किस तरह की स्थिति बदलने वाली है, या कैसे मज़दूर वर्ग, किसान वर्ग, गरीब आदमी क्या-क्या समस्याओं का सामना करेगा? आप, ये सवाल आप दोनों से है, बारी-बारी आप दोनों बताएँ। बिलाल। नहीं, इस चीज़ का सीधा-साधा जवाब यही है कि ऐसे दौर में जब सरकार दबी हुई है कॉर्पोरेट्स के प्रेशर में, उनके इन्वेस्टमेंट के प्रेशर में, और हमारे देश की सरकार तो सिर्फ 2 ही कॉर्पोरेट्स के प्रेशर में दबी हुई है। तो उसका सीधा-साधा जवाब ये है कि संघर्ष से ही हम जो भी हमें हासिल करना है वो किया जा सकता है। और जब संघर्ष किया है तब तक कुछ लोगों ने हासिल किया है। हमारे सरकार, आज के दौर की सरकार तो संघर्षों को भी एक्नॉलेज नहीं करती है। हमारी आज की सरकार बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। विरोध करने को वो हमेशा कोई ना कोई नाम दे देते हैं, आतंकवाद का नाम दे देते हैं, नक्सलवाद का नाम दे देते हैं। तो ऐसे माहौल में भी जब सरकार ने, और जहाँ फेक न्यूज़ का बहुत दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी
इस सरकार के दौरान बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े प्रतिरोध हुए, पूरे देश भर में हुए। अभी किसानों का चल रहा है, उससे पहले सीए एनपीआर का हुआ, और सरकार को मजबूरी में ये कितना भी अपना आपको बोलें कि हम बात नहीं करेंगे, या विरोध करने वाले लोगों को वो अलग अलग तरीके प्रकार के नाम देते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने शायद विरोध कर रहे जो फ्रंट पे लोग हैं उनसे बात नहीं करी होगी, पर उन्होंने मुद्दों को, उनको मजबूर होना पड़ा, मुद्दों के सामने सबमिट किया उन्होंने और उस पर बातचीत करी। और यही मुझे लगता है यही जवाब है कि अगर एक इज्जत के साथ एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीना है तो हम बैठे रह के, घर में बैठे रह के ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सड़क पे उतरना पड़ेगा जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा, जब जब हमारे अधिकार वायलेट होंगे। मुझे लगता है संघर्ष ही एक रास्ता है ऐसे दौर में। और मैं बताना चाहता था कि इस फिल्म को बनाने में 2-3 साल लगे। 82 से 85 तक कंप्लीट हुई, ना 84 में कंप्लीट हुई, मगर दिखाते दिखाते 85 आ गया। और फिल्म के दौरान, फिल्म जब बन रही थी तब उसके साथ साथ निवारा हक सुरक्षा समिति भी बनी, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज भी करने लगे। ये जो आप गाना देख रहे हैं, विलास गा रहे हैं फिल्म में, तो वो एक निवारा हक सुरक्षा समिति की शुरुआत थी कि हम लोग जहाँ जो झोपड़पट्टियाँ गिराई जा रही थी उनको ऑर्गेनाइज भी लोग कर रहे थे, तो उसको हमने दिखाने की कोशिश की। फिल्म बन गई, फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, मगर उन्हीं झोपड़पट्टियों में जो जहाँ पे फिल्म बनी थी उनका डेमोलिशन फिर हुआ। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करें हम, क्योंकि ये तो मुझे अवार्ड मिल रहा है। जैसे ट्रेलर में भी आपने देखा ना, मुझे एक औरत मुझे कह रही कि आप तो अपना नाम कमा लेंगे और आप गरीब, ये शायद वो पार्ट रखा नहीं है, मगर वो कहती गरीबों का फोटो मत लो, क्योंकि आप तो अपना नाम कमा लोगे, पैसे कमा लोगे, हमारा क्या होगा, आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं। तो हमने तो लड़ाई जारी रखी फिल्म बनाने के बाद भी, और जब एक डेमोलिशन का परेड में हुआ तब हम भूख हड़ताल पे बैठ गए, और भूख हड़ताल पे बैठे कि इन लोगों को दूसरी जगह मिलनी चाहिए, या अगर आप यहाँ से उनको हटा रहे हैं तो दूसरी जगह दे दीजिए पास में कहीं। और उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी, मगर हमारे भूख हड़ताल के समय शबाना आजमी भी आ गई, क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी थी और उन्होंने कहा था कि मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने जब देखा कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो भी जब भूख हड़ताल पे बैठी तो 5 दिन के अंदर इतना न्यूज़ बन गया पूरे देश में कि सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने वो अलग जगह दी जो अब संघर्ष नगर कहलाती है, और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको सबको बसाया गया। अगला सवाल भी आनंद आपसे ही है कि एक तरीके से जो हमारा सामाजिक ढांचा है, अगर उसकी बात मैं करूं तो एज अ मैं स्टूडेंट भी ये सवाल मेरे मन में आता है कि फिल्म में भी इस बात का जिक्र है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, चोरी करते हैं, इस तरीके से इन तरह की गतिविधियों में रहते हैं। तो वो एक तरीके से कहना चाहते हैं कि उनको एक बेहतर समाज, बेहतर जिंदगी जीने का हक ही नहीं है। तो समाज में इस तरह की भी मानसिकता है कि जो इन बस्ती में पैदा हुआ है, गरीब है, स्लम में रहता है, तो वो उसी का अधिकारी है, क्योंकि ईश्वर ने उसको जन्म दिया है स्लम में ही जीने के लिए, बेहतर जिंदगी नहीं दी। तो इस तरह की जो मानसिकता लोगों में बनी है, क्या जो हमारा सिनेमा है, खासतौर पे हिंदी सिनेमा, तो इसने इस मानसिकता को बढ़ाने में, और जो रिप्रेजेंटेशन जो स्लम्स का, हाशिए के समाज का सिनेमा में होता है, इस मानसिकता को उसने कैसे बढ़ाया या क्या कोई गति दी? ये आप देखेंगे, आपने बॉलीवुड, उन दिनों में बॉलीवुड नहीं कहा करते थे पहले, मगर अब उसका नाम बॉलीवुड बन गया। पर बॉलीवुड सिनेमा में बहुत सालों तक सिर्फ अमीरों का जीवन चित्राया गया, यानी सिर्फ, और एक तरह से लोगों के लिए एस्केप भी था कि लोग गरीबी में हैं, वो क्यों अपने गरीबों को देखना चाहेंगे। तो वो
अमीरों का जीवन, उसमें मनोरंजन उनको मिलता था कि ये लोग ऐसे रहते हैं और ये करते हैं। तो बॉलीवुड तो आज तक मेरे ख्याल से उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो शायद ज़्यादा ही कर रहे हैं अब, पहले से भी ज़्यादा। बीच में एक काल ऐसा आया कि बॉलीवुड ने कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई जो गरीबों के बारे में थी। खास एक्चुअली हमारा शहर बनने के बाद काफ़ी 2-3 फिल्में बनी जो यानी झोपड़पट्टियों के बारे में थी। एक तो सलाम बॉम्बे हॉलीवुड में मैंने मीरा नायर ने जो फिल्म बनाई, और फिर सुधीर मिश्रा ने भी बनाई मेरे ख्याल से धारावी, और कई ऐसी फिल्में बनी। मगर अभी उसका कोई आजकल कोई ऐसी फिल्में बहुत कम बना रहा है। तो मेरे ख्याल से, मगर ये जो आप जो कह रहे थे कि लोगों की मानसिकता जिसमें ये लोग सोचते हैं कि गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो सब चोर डकैत हैं, और जो लेजिटिमेट लोग हैं, जो लीगल रहते हैं, वो बिल्डिंगों में रहते हैं। मगर ये एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है कि एक्चुअल जो क्रिमिनल हैं वो झोपड़पट्टी में नहीं रहते हैं। एक्चुअल क्रिमिनल जो है वो सब टावर में रहते हैं, और सबसे बड़े टावर में सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा बिल्डिंग है एक आदमी के लिए, मगर उनके चपरासी मेरे ख्याल से 100-200 लोग हैं, और बिजली का खर्चा उनका 80 लाख एक महीने का आता है उस एक बिल्डिंग के लिए। तो इस तरह का रिसोर्स को वो खा जाते हैं, और तो इसलिए इसमें कोई तुलना ही आप नहीं कर सकते कि, इसलिए मैंने कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी कि अमीर का कार्बन फुटप्रिंट और गरीब का कार्बन फुटप्रिंट। इसी तरह दुनिया में आप देखें कि गरीब देशों का कार्बन फुटप्रिंट और अमीर देशों का कार्बन फुटप्रिंट कितना होता है, और वो कार्बन फुटप्रिंट हम लोग बेचते हैं। यानी इंडिया जैसा जो देश है वो पैसा भी कमाता है, कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम है इसलिए, मगर वो पैसे गरीबों को नहीं मिलता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सवाल को आगे बढ़ाते हुए बिलाल के पास आता हूँ। जैसे कि मैं खुद इन इलाकों में रहता हूँ, बस्ती में रहता हूँ, वज़ीर इंडस्ट्रियल एरिया में मैं रहता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे जो मैंने जब ये फ़िल्म आनंद की फ़िल्म मैंने लोगों को दिखाई और उनसे बातचीत की, तो एक बात सामने निकल कर के आई कि जब यहाँ पे हम बसते हैं, जब भी कोई झुग्गी-झोपड़ी कहीं पे बसाई जाती है, तो उस समय उनको नहीं हटाया जाता। जब वो वहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल तक वो वहाँ पे रह लेते हैं, जब उनकी एक पीढ़ी आगे बढ़ जाती है, उनके बाद उनको वहाँ से हटाने की बात की जाती है, भगाया जाता है। और इन बीच उनको राशन कार्ड दिया जाता है, उनको वोटर आई कार्ड दिया जाता है, उनके बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सारी सुविधाएँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलते हैं। तो अगर किसी सरकारी ज़मीन पे, मान लीजिए हमने रेलवे की ज़मीन पे ही घर बसाया है, तो उस समय रेलवे ने क्यों नहीं हटाया, या उस समय राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है? और अगर ये गैर कानूनी है, तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, कागज़ात हैं, क्या वो भी सभी गैर कानूनी हो गए, और उससे प्राप्त सारी सुविधाएँ, क्या वो भी गैर कानूनी हो गई? तो ये जब पूरी तरीके से गैर कानूनी कह ही दिया जाता है, तो इसको पनपने ही क्यों दिया जाता है? नहीं, मुझे लगता है शहरों में सबका उतना ही अधिकार है, सबका बराबरी का अधिकार है, गरीब हो या अमीर हो। तो उनके लिए अगर जगह नहीं है तो उनको तो कहीं जाना ही पड़ेगा। मैं छोटा सा एक नाम मैं बिल्कुल भूल गया, पर बहुत ही प्रोमिनेंट अर्बन प्लानर हैं जिन्होंने नवी मुंबई उनकी खुद की एनालॉजी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि एक बड़ी सी शिप है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और एक दिन कैप्टन आए और उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ काम करो, आपके काम को पूरा दाम मिलेगा, पर आपको इस शिप पे रहने नहीं मिलेगा। आपको पानी में कूद जाइए काम करने के बाद, शार्क मछली से अगर आप बच गए तो आप दूसरे दिन वक्त पर आइए, नहीं तो आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे शहरों में इसी तरीके से होता है कि पूरा उनसे उनका लेबर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद रहने के लिए जगह नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात कि जैसे आपने बोला कि बस्तियां बसने देते हैं, उसके बाद फिर
उसमें उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, चाहे उनको वोटिंग राइट्स करने का अधिकार उनको वोटिंग करने का अधिकार मिल जाता है, उनको राशन कार्ड मिल जाता है, उनको सारे डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और बाकी जो भी सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा लेना है वो सब उनको मिल जाता है। बस घर का अधिकार ही नहीं मिलता है। और एक पॉइंट के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद वो सरकार आती है और बोलती है कि आप हटिए यहाँ से, या कोई बिल्डर आता है और बोलता है कि आप हटिए यहाँ से। वो 2 वजहों से होता है। एक तो कि जब वो, जैसे आपने आनंद की मूवी में, फिल्म में देखा होगा कि लास्ट में उन्होंने दिखाया है कि लोग पानी के अंदर रह के, पानी में ही झोपड़पट्टी बनी हुई है, और उसमें उसमें ही उस जगह में जाकर उनको रहना पड़ता है, जो बीचों बीच उन्होंने पानी में कैसे भी करके बांधी है। बॉम्बे के अगर एग्जाम्पल लें तो ज़्यादातर बस्तियां दलदल के अंदर बनी हैं। उसको लोगों ने, हमारी कार्यकर्ता जो बताते थे कि उन्होंने दलदल के अंदर बहुत सारी बाम्बू गाड़ी, और उसके बाद उसके ऊपर ट्री हाउस जैसे एक घर बनाया, और फिर हल्के हल्के मिट्टी डाली, और फिर वो एक लैंड रिक्लेम करी, और एक पॉइंट के बाद जब वो जब शहर की आबादी बढ़ती गई और डेवलपमेंट, मतलब जिस भी टाइप के डेवलपमेंट, वो शहर, वो ज़मीन जैसे जैसे प्रोमिनेंस में आई, फिर बिल्डरों की उस पर नज़र पड़ी, और फिर वहाँ पर पुनर्वास के प्रोजेक्ट आए। तो यही होता है कि एक ज़मीन जब वो डेवलप होने लगती है, शहर के बीचों बीच में आनी शुरू हो जाती है, लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, तो फिर उसकी रियल स्टेट वैल्यू बढ़ जाती है, और फिर लोगों का विस्थापन होता है। तो आपने बिल्कुल सही, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि एक पॉइंट तक तो वो मैटर नहीं करते हैं शहर के सरकारी अधिकारियों के लिए वहाँ की पॉपुलेशन, मगर जब वो उस ज़मीन की रियल स्टेट वैल्यू बन जाती है तो वहाँ पर उनको बेदर्दी के साथ उनको हटा दिया जाता है। इससे मैं सहमत हूँ, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है। जी आनंद, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि एक जिस तरह की आप फ़िल्में बनाते हैं वो नागरिकों के हितों के लिए ही है। एक तरीके से हमने आपकी जितनी भी फ़िल्में देखी हैं वो पूरी तरीके से समाज की बात करती हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करती हैं, और वो राजनीतिक रूप से भी सवाल उठाती ही है। बिल्कुल बिना राजनीतिक नज़रिए से अगर हम फ़िल्म को आपको देखना चाहें तो वो संभव नहीं है। तो आपकी फ़िल्म, आप जिस तरह की फ़िल्में बना रहे हैं और आपने बनाई हैं, वो एक तरीके से दिखाना, राजनीतिक रूप से वो देखा जाए तो वो विद्रोही राजनीतिक गतिविधि मानी जाएगी। तो जब आप इस तरह की फ़िल्में कहीं स्क्रीन करते हैं, प्रदर्शन के लिए आप कोई तैयारी करते हैं, तो उस समय क्या आपको कोई समस्या आती है? किस तरह की दिक्कतें आती हैं? गवर्नमेंट या शासन की तरफ से? जी। स्क्रीन तो हम, यानी मेरा आधा काम, मैं 3 काम करता हूँ। एक तो फिल्म बनाता हूँ, दूसरा वकील का काम करता हूँ, क्योंकि वकीलों, हर फिल्म के लिए लड़ना पड़ा है। हर फिल्म को यानी परमिशन नहीं मिली थी, मगर फिर धीरे धीरे सेंसर सर्टिफिकेट के लिए लड़ना पड़ा। उसके बाद मैं ये चाहता था, क्योंकि हम फिल्म बनाने का मतलब नहीं है जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे, तो हम अपना पुराना जो तरीका था, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो सेल्यूलॉइड पे, यानी फिल्म, एक्चुअल फिल्म थी, तो वो बड़े बड़े कैमरा भी बड़े थे और प्रोजेक्टर भी बहुत बड़ा था, तो उसको हम ले जाते थे। जैसे हमारा शहर बनने के बाद हमारे को एक मित्र हैं, उन्होंने कम से कम 100 स्क्रीनिंग्स की झोपड़पट्टियों में, अलग अलग बम्बई के झोपड़पट्टियों में, स्क्रीन, बड़ा पर्दा लगा के, प्रोजेक्टर ले जाके दिखाने का काम किया, मैंने भी किया। और फिर बाद में वीडियो टेक्नोलॉजी जब आई, तब हम इक्विपमेंट छोटा हो गया, तब वही करते रहे। और यानी फिल्म दिखाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमेशा। और दूरदर्शन पे, यानी एक ही हमारा सरकारी चैनल है जहाँ पे हमारा हक बनता है कि जिस फिल्म को अगर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो उसके आधार पे ये पहली केस बनी कि हमने फिल्म बनाई और दूरदर्शन ने मना कर दिया। हम दूरदर्शन को कोर्ट ले गए, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, आपको दिखानी पड़ेगी। तो वो फिल्म दिखाई गई। उसके बाद हर फिल्म के साथ, यानी कई फिल्मों के साथ ऐसे ही लड़ाई हम लड़े, और उन फिल्मों को दिखाया गया दूरदर्शन पे।
आज समस्या और है, आज की जो सरकार है वो हमें कोर्ट में भी जीतने नहीं देती है। जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट ही बदल गए हैं, तो कोर्ट में न्याय मिलेगा, इससे ये उम्मीद हमको अब छोड़नी पड़ रही, मगर हम तब भी लड़ते हैं। यानी अभी हमने जो लास्ट फिल्म बनाई उसका नाम है विवेक, उसको भी मुंबई के फेस्टिवल ने मना कर दिया, जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्राइज मिला था और हमारे देश में भी प्राइज मिला था केरल फेस्टिवल में। उसके लिए भी हमको कोर्ट में जाना पड़ा एक स्क्रीनिंग के लिए। एक स्क्रीनिंग केरल में अलाउड कर दिया गया और उसको तो हम कोर्ट में गए कि ये फिल्म इस फेस्टिवल में क्यों नहीं दिखा रहे। तो वो कोर्ट में एक दिन के लिए जज ने सुनाया इनको कि सेंसरशिप आप हमेशा करते हो आनंद की फिल्मों के साथ, मगर दूसरे दिन वो पलट गए और उन्होंने कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आज की स्थिति है। और आज तो अभी कोविड के ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में जो आप अभी कर रहे हैं वही हमें करना पड़ता है कि ये ऑनलाइन ही हो सकता है, क्योंकि अब पब्लिक स्क्रीनिंग्स तो हम नहीं कर सकते। मगर हमें ऑनलाइन तो ज़रूरी है अभी, मगर ऑनलाइन से मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन के बाद चर्चा नहीं होती है ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर चीज़ फिल्म में नहीं दिखाई जा सकती, यानी फिल्म हर चीज़ को कवर नहीं कर सकता है, मगर जब जो चर्चा होती है फिल्म के बाद वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बम्बई में हम लोग विकल्प के नाम से हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करते थे जब लॉकडाउन नहीं था, और अब हमने उसको कन्वर्ट करके हर हफ्ते हम एक ऑनलाइन फिल्म दिखाते हैं। तो आनंद, आपने जो फिल्म बनाई है वो 1986 में लोग उसको स्क्रीनिंग्स पूरी तरीके से लोगों ने देखा, और जो बनने का प्रोसेस रहा 2 सालों का। लेकिन आज का जो सवाल है, आपकी फिल्म आज भी प्रासंगिक है, वही मुद्दे आज भी हैं और वही समस्याएं आज भी हैं इतने सालों बाद, तो उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो लेकिन सरकारें बदल गई हैं, कोर्ट के जजमेंट्स अब जनता के फेवर में नहीं आ रहे हैं, कोर्ट का जजमेंट बदलने लगा है। तो मीडिया हमारा पूरी तरीके से बदल गया है। तो जितने भी रास्ते हैं जिनसे हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जिससे न्याय पा सकते हैं, वो सभी एक तरीके से प्रभावित हैं अभी किसी न किसी पूंजी के ज़रिए या सरकार के ज़रिए। तो जो अभी दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली 2020 में जो कोर्ट का ये फैसला आया है, और ऐसी महामारी में कोरोना से पूरा देश गुजर रहा है, और अचानक ये फैसला दे देना कि 48,000 जो झुग्गियाँ हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उनसे रेलवे की गंदगी बढ़ती जा रही है। तो अभी ये फैसला किस तरीके से रेलवे ही बेचने वाले हैं, ये तो रेलवे तो हमारा रहेगा ही नहीं। रेलवे बेचने का ये पहला कदम है। रेलवे हमारे यानी ये निजीकरण जो हो रहा है वो हर दिशा में हो रहा है। अब रेलवे का नंबर आ गया है बेच डालने का। जी, धीरे-धीरे सभी निजीकरण होता ही जा रहा है। गरीबों को बिल्कुल, जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसमें स्मार्ट मतलब पूंजीपति लोग, गरीब तो और हाशिए का समाज नहीं है। तो आप अगर आज इस फ़िल्म को दोबारा बनाएँ और दिल्ली शहर पे बनाएँ, तो किस तरीके से उसमें आप बदलाव करेंगे या कैसे उसको बनाएँगे? क्या चेंजेस आपके दिमाग में, क्या और नए सवाल आएँगे? अब ये कहना मुश्किल है। आज भी लोग फिल्म तो बनाएंगे ही। आज काफ़ी लोग तो बिना कैमरा का भी फिल्म बना रहे हैं, यानी अपने फ़ोन पे भी फिल्म बना रहे हैं। मगर कुछ उनमें से कई लोग गलत लोग हैं जो यानी व्हाट्सएप पे अपना पूरा फेक न्यूज़ वाली फिल्में बनाते हैं, और वो सारे देश में बहुत, क्योंकि उनका जो पहुंच है, जी जो विचारधारा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आप जानते ही हैं क्या है, जो देश को चला रहा है, और उस विचारधारा के लिए यहाँ के लोग यानी मेजॉरिटी जो है वो नागरिक ही नहीं है। तो ये विचारधारा फैलाई जा रही है। तो ये आज कहना मुश्किल है कि आज मैं कैसे करता। अब नई पीढ़ी को करना पड़ेगा ये काम, और
मैं समझता हूँ कि हर समस्या जब होती है, प्रॉब्लम होते हैं, उसमें से तरीका निकल आता है, तो तरीका जरूर निकलेगा। दुनिया ऐसे रुक नहीं जाएगी और विरोध खत्म बिल्कुल नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ अभी अभी जैसे अमेरिका में देखिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर में कोविड जब है तब भी लोग सड़क पे उतरे हैं और मास्क लगा के लड़ रहे हैं, यानी सड़क पे लड़ रहे हैं, यानी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं, मगर आ रहे हैं सड़क पे। तो ये यहाँ पे भी होगा, जैसे अभी किसान कर रहे हैं अभी पंजाब में, मगर धीरे धीरे ये तो जिस तरह से ये लोगों का यानी सब जीने का तरीका खत्म कर रहे हैं, तो लोग चुप तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल। बिलाल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे शुरुआत जब हमारा देश जब गुलाम था, अगर मैं उस समय की बात करूं, मैं उस समय से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक सवाल बनाने की। जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ आए और उन्होंने अलग अलग शहरों में उद्योग शुरू किया, तो उस समय उन्होंने उद्योग शुरू किया, लेबर को कारखानों में लगाया, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा और पढ़ा है कि उन्होंने लेबर के लिए उस समय एक रहने की व्यवस्था ही की। अब वो लेकिन आज के समय में जो हमारा कॉरपोरेट है जो लेबर का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि सबसे सस्ता लेबर चाहिए। अगर कोई लेबर 100 रुपये में उन्हें मिल जाए तो उनको और अच्छा, अगर वो फ्री में मिल जाए तो उनके लिए वो खुशी की बात है। मतलब जो एक जो उसका मेहनताना है वो भी उसको देना नहीं चाहते हैं, तो उस पे वो रहेगा कैसे, वो जिएगा कैसे, ये सवाल तो उनके ज़हन में ही नहीं है। तो अगर ये व्यवस्था चल रही है और आप दिल्ली में देखेंगे, जितने मैं खुद एक इंडस्ट्रियल इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे लोगों की तनख्वाह 5,000 रुपये भी है और 8,000 रुपये भी है, 10,000 रुपये भी है। किसी कारखाने में कोई 20,000, 15,000 या 25,000 रुपये की सैलरी पे काम नहीं करता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति 5,000 रुपये की सैलरी में काम करके, 8,000 रुपये की सैलरी में काम करके एक झुग्गी मजबूरी में बना लेता है और स्पेस नहीं है तो वो किराए पे रहता है। तो ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, आपको क्या लगता है? और अगर बनी रही तो फ्यूचर में जो हमारा मज़दूर वर्ग है जो काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको उनके राइट्स नहीं मालूम है और इसी का फ़ायदा उठा कर के कॉरपोरेट मालिक कारखानों के उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनके अंदर जो एकता की बात है वह तब तक नहीं आती है जब तक कोई यूनाइट करने के लिए आगे नहीं आए। तो आप एक आंदोलन को किस तरीके से आपने लोगों को एकजुट किया, वो आपका अनुभव हम सुनना चाहते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? म्यूट। मैं बोल रहा था कि अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो घर बनते थे उनकी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, वहाँ पर भी इश्यूज थे सैनिटेशन को लेकर और वो सभी को नहीं मिलते थे। कुछ ही जो भी जैसे आज के दौर में भी आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बिल्डर्स लोग लेबरर्स के लिए छोटे से टीन के घर बनाते हैं जो गर्मी में बहुत ही गर्म होते हैं, तो वो उसको घर नहीं बोलेंगे। घर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आप सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, जहाँ पर आपको हवा, पानी, बिजली की सारी सुविधाएं हों और एडुकेट स्पेस हो ताकि आप और आपका परिवार उसके अंदर आराम से रह सके। उसी को एडुकेट हाउसिंग, उसी को डिग्निफाइड वे में रहना बोलते हैं, जो बस्तियों में नहीं होता है, जो इस टाइप के लेबर कैंप्स में या फिर टेम्परेरी हाउसिंग में नहीं होता है, जो बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबरर्स को देते हैं। तो वो तो किसी भी प्रकार से उस तरीके का हाउसिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसे आपने बोला कि शहर के आपने गरीबों के बारे में बोला, उनके लिए शहर में क्या स्पेस है उसके बारे में बोला, तो ये बात बिल्कुल सही है। आज के दौर में जो भी शहरों की प्लानिंग चल रही है, अगर आप स्मार्ट सिटी प्लान को स्मार्ट सिटीज़ के बारे में हमने सभी ने सुना, मोदी जी के
के द्वारा और लोगों को लगा शायद पता नहीं कोई अजूबा, उनका तरीका ही यही है चीज़ों को अजूबा की तरह दिखाना, ऐसा दिखाना कि कुछ नई चीज़ है। पर स्मार्ट सिटी में अगर आप उसकी प्लानिंग देखें तो उसके अंदर गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। वो इतने महंगे और इतने अनअफोर्डेबल शहर होने वाले हैं कि गरीबों के लिए उसके अंदर जगह नहीं है। आपने बोला कि 5,000 रुपये कमाने वाले महीने पे 5,000 कमाने वाले लोग हैं, 25,000 कमाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर में या बॉम्बे जैसे शहर में या और चेन्नई या फिर बैंगलोर में वो फॉर्मल हाउसिंग अफोर्ड कर सकें। तो ये सरकार को मानना पड़ेगा कि शहर जो है, शहर में रहने वाले जो गरीब हैं, जो वो शहर को चलाने में उनका है उतना ही योगदान है जितना किसी बड़ी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट का योगदान होता है। और तो उनके लिए वो लोग जब शहर में आएंगे, हमने आनंद की मूवी में ये भी देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर बोल रहे हैं कि ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएं। ये एक टाइप का परसेप्शन है कि लोग उन्होंने एक जगह अपनी मूवी में ये भी बोला कि गांव की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती है, पता नहीं वो लोग क्यों इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ के गांव में शहरों में आके इतनी बुरी हालत में रहते हैं। पर आपने सुना होगा कि उसी मूवी में एक लेडी ने बोला कि उसको वहाँ से निकाल दिया, उसके गांव से सॉरी उसकी सारी ज़मीन बिक चुकी थी। मेरे खुद के बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ पर मैंने सुना है कि लोग मराठवाड़ा के अंदर, जब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में जब सूखा पड़ा था, तो लोग चल के बॉम्बे आए थे मजबूरी में, क्योंकि उनके पास और कहीं सहारा नहीं था, काम उनको नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था। तो लोग मजबूरी में आते, मजबूरी में ही कोई इतनी बुरी हालत में बस्ती में रहेगा। तो ये चीज़ सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको शहरों के अंदर गरीबों की आवाज़ के लिए पूरे प्रावधान करना चाहिए। सरकार ने कुछ स्कीम्स बना के रखी हैं आज के दौर में, मगर वो स्कीम लागू होने लायक नहीं है। वो स्कीम्स अभी तक लागू हुई भी नहीं है, शहरों की जो स्कीम्स है। तो वो बनाना चाहिए। और साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि घर की जो ज़रूरत है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, उसको हम बाज़ारू चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको हमें एक अधिकार की तरह देखना चाहिए। उस बुनियादी ज़रूरत को संविधान से, उसको कानून से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना एक आज के समझ के हिसाब से जो एक फॉर्मल हाउसिंग है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लेने की हैसियत नहीं, तो वहाँ फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको एक डिग्निफाइड शेल्टर मुहैया कराए। और बॉम्बे में भी हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संघर्षों के दौरान हमने इस बात को रखा है। और मेरा भी जो रोल रहता है अपने आंदोलन में, हमारे संगठन में, वो लोगों को इसके बारे में बताना। पर ज़्यादातर जो हमारे बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा फोर फ्रंट पर आते हैं, वो ही ग्राउंड लेवल पर मोबिलाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे संगठन के में अनीता ढोले जी हैं, जिन्होंने पूरा माहौल एक ऐसी ये मुझे लगता है ये पहलू के बारे में मैं थोड़ा सा और बोलूँगा कि जहाँ सरकार ने घर के बदले घर दिए हैं, वहाँ वो ऐसा नहीं है कि लोग उस टाइप के घर चाहते थे या वो आइडियल हाउसिंग है। आप दिल्ली का भी एग्जाम्पल लें या बॉम्बे भी एग्जाम्पल लें, जो भी रिहेबिलिटेशन साइट्स होती हैं, पुनर्वास स्थल होते हैं, वो ऐसी जगह पे जाके सरकार बनाती है जहाँ जिसकी कोई रियल एस्टेट वैल्यू नहीं होती है, जहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जहाँ पर हेल्थ केयर को लेकर कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता, वहाँ पर बसेस की सुविधा नहीं होती है। और बॉम्बे में तो ऐसा जगह जाके रिहेबिलिटेशन साइट बनाई जो इतनी प्रदूषित थी कि 3 साल के अंदर 300 लोग मर गए। तो उसको लेकर हमारे अनीता जी हैं, हमारे संगठन से जुड़ी, उन्होंने वहाँ के लोगों को संगठित किया, उसको लेकर हमने आंदोलन किया। 600 दिन वो फुटपाथ पे बैठे, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से समर्थन करके, लोगों को ऑर्गेनाइज करके हमने सरकार से नए घर लिए। ये बहुत रेयर चीज़ होती है कि सरकार मान ले और कुछ मिल जाए, पर अभी तक 800 घर मिल चुके हैं इस आंदोलन के ज़रिए, 600 दिन के इस आंदोलन के ज़रिए। इसी तरीके से अलग अलग मोर्चों में जब लोग संगठित हुए, लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल किया है। तो मैंने जैसे बोला था कि संघर्ष ही रास्ता है, तो इतनी बात बोलते हैं, अपनी बात खत्म करेंगे। आनंद, हम आपसे फिल्म की प्रक्रिया पे कुछ
जानना चाह रहे हैं, आपने फ़िल्म में जो विलास का गाना शामिल किया है, कथा सुनो रे लोगो, वो गाना एक तरीके से पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो मज़दूरों का जो शोषण है, वो कॉर्पोरेट के ज़रिए, सत्ता के ज़रिए वो पूरी तरीके से उसका विरोध करती है, और गाने में बता रही है कि जो शासन रहा है, जैसा जीवन हमें अभी दिया जा रहा है, उसमें ना रहने को मकान है, खाने को कपड़ा नहीं, पीने को पानी नहीं। तो आपने इस गाने को किस तरीके से फ़िल्म में शामिल किया, और फ़िल्म में जो आप बनाने का जो आपका तरीका है, मेकिंग प्रोसेस, हम देखते हैं कि आप स्लम्स के लोगों की बात शामिल कर रहे हैं, फिर अगली बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अधिकारी हैं उनकी बात है, फिर क्लब की बात है, फिर कुछ महिलाएँ जो बात कर रही हैं। तो ये जो अलग-अलग विचारधारा बातचीत, एक तरीके से समस्या, इस्लाम अपनी समस्याएँ बता रहे हैं, ये शोषण को बता रहे हैं, और उधर वो बता रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए, क्रिमिनल्स हैं। तो आपने ये जो प्रोसेस, ये जो तरीका है, इसके बारे में हाँ, कुछ तो हमें दो बताएँ? सवाल है आपके। एक तो गाने के बारे में, तो गाने के बारे में पहले बताऊं कि ये गाना एक्चुअली आंध्र प्रदेश के गदर मशहूर गायक हैं, जो क्रांतिकारी गायक हैं। अब गाते हैं कि नहीं पता नहीं, मगर उन दिनों में थे। और उन्होंने एक गाना मई दिन पे बनाया था, मई दिन पे, और ये पूरा ऐसे ही, मगर ये तेलुगु में था गाना। फिर विलास ने उसे मराठी में, हिंदी में ट्रांसलेट किया। और फिर हम लोग जब झोपड़पट्टी में काम करने लगे और झोपड़पट्टी में ऑर्गेनाइज करने लगे, तब वो ये गाना अक्सर गाते थे। जो जिस गाने के अलग अलग भाग हमने पूरे फिल्म में बटोरे हैं, क्योंकि वो गाने के जो कोरस है वो है, और अलग अलग बदलता जाता है। तो ये गाने के बारे में। और दूसरा सवाल आपका फिर मैं भूल गया, फिर से बताइए क्या। दूसरा सवाल ये था कि जो फ़िल्म का जो मेकिंग प्रोसेस है, जो आपका टेक्नीक है, उसमें हमने देखा है कि एक तरीके से दोनों पक्षों की बात है। स्लम की बात है, वो अपनी समस्या गिना रहे हैं। दूसरी तरफ अगला शॉट आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कि वो बता रहे हैं अपनी, और एक किस तरीके से वो इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता। फिर आप एडवर्टाइज़िंग क्लब की बात हो, या फिर जो महिलाएँ वहाँ पे बात कर रही हैं, जिसमें एक फ़ॉरेन महिला कहती है कि पहले जो मुंबई था, मैंने एक तस्वीर देखी थी, वो ऐसा था बिल्कुल साफ-सुथरा, जिस पे एक गाड़ी है, घोड़े खींच रहे हैं। तो वो जो आपने तरीका अपनाया है, उसके बारे में बताएं कि हाँ, तो ये मेरे ख्याल से इसको क्या कहते हैं, काउंट पॉइंट काउंटर पॉइंट अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कैसे आप लोग, यानी हर चीज को यानी जब जब लोगों की विचारधारा टकराती है, तब उसमें से कुछ सोचने को मिलता है। तो इसीलिए हमने उसकी एडिटिंग ऐसी की है कि एक विचारधारा और फिर दूसरी विचारधारा, एक यहाँ पे जो रहता है वो क्या सोचता है, वहां पे जो रहता है वो क्या सोचता है। तो अमीर और गरीब के बीच का जो, अमीर और गरीब मिलते नहीं है एक दूसरे से, मिलते हैं जब वो कोई कोई नौकर वहां पे जाके बिल्डिंग में काम करे, वो, मगर वो बातचीत नहीं करेंगे, यानी फिलॉसफी में बातचीत नहीं करेंगे, फलसफा में। मगर फिल्म में वो एक दूसरे के विचार टकराते हुए दिखाई देते हैं, और मुझे लगता है उससे जो दर्शक है, उसे उसमें से कुछ निकालना पड़ता है। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि फिल्म में कोई कमेंट्री नहीं है। कमेंट्री यानी मैं फिल्म मेकर के तौर पे बोल नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा है, वहाँ ऐसा है। और कमेंट्री का काम गाना कर रहा है, यानी बीच बीच में गाना आ जाता है, जो एक तरह का कमेंट्री है। अब कुछ सवाल लेने चाहिए हमें। तो एक सवाल आया है कि बिलाल, आपके लिए, बिलाल, आदर्श सोसाइटी में आपके संगठन की भूमिका, और माहुल गांव में राज्य सरकार और कोर्ट में चली लड़ाई पर ज़रूर बात रखें, और आंदोलन में साथ ही अनीता ताई और जमीला जैसी साथियों की हिम्मत और भूमिका क्या है, वो भी बताएं।
नहीं, आदर्श का केस के बारे में इसमें मेनली उस आंदोलन से ये भी दर्शाया गया था। उसमें एक बिल्डिंग थी जो इलीगल थी, जैसे बस्ती में रहने वाले लोगों को इलीगल बोला जाता है, उनको एनकोचर बोला जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस हमारे संगठन के जरिए निकाले गए, जिसमें हमने आदर्श के साथ साथ और भी बहुत सारे बॉम्बे के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी काफ़ी रियल एस्टेट वैल्यू है, जो ज़मीन इलीगली बनाई गई हैं, जो ज़मीन सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं, वो सब चीज़ों को हमने उनकी पोल खोल करी थी। और आदर्श को एक सिंबॉलिक आंदोलन था, जिसमें जो बिल्डिंग थी जिसके अंदर बस्ती के लोगों ने जाके कब्जा किया। उन्होंने बोला कि आप हमारे बस्तियों को एनक्रोचमेंट बोल के तोड़ते हैं, तो ये क्या है, ये बस्तियां, आदर्श की बिल्डिंग आज तक जस के जो कि तो खड़ी है, अभी तक उसको कोई नहीं तोड़ा गया है। इसी तरीके से और भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिनकी काफ़ी आज रियल एस्टेट वैल्यू है बॉम्बे में, वो आज भी वैसी की वैसी खड़ी हैं, पर हम रोज़ देखते हैं आए दिन बस्तियाँ टूटती हैं। तो ये एक आदर्श का इंस्टेंस था। और माहौल के बारे में तो मैंने आपको बताया कि माहौल एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक रिहेबिलिटेशन साइट है, जहाँ पर वहाँ के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से 300 लोग 2 से 3 साल के अंदर मर गए हैं, और जिसको लेकर हमने 600 दिन से ज़्यादा आंदोलन किया। वहाँ पर अनीता ताई ने उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता होकर, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी उन्होंने एक दिन भी उस धरने से नहीं हटी। और बॉम्बे में जो हर साल बाढ़ आती है, उस दौरान भी वो फ्लड में बैठी रही, 24 घंटे उस धरने पर बैठी। तो उनकी हिम्मत को तो दाद देना ही पड़ेगी। ये हमारे बॉम्बे में, बॉम्बे की सिविल सोसाइटी और पूरे लार्जर मूवमेंट के लिए की सेलिब्रेट करने वाली बात है कि सम कम्युनिटी से आए लोगों ने इस टाइप की हिम्मत दिखाई और लीडरशिप एक्वायर करी, और अपने समाज के लिए खुद फ्रंट पर रह के लड़े। आज इस लायक हो गए कि सरकार के साथ नेगोशिएट करते हैं। और इस संघर्ष की वजह से उनको 300 घर पहले मिले, नए घर मिले, और फिर 800 घर और अभी मिल रहे हैं, जो बहुत ही रेयर चीज़ है, जो बहुत ही कम होती है कि एक बार आपको घर मिल जाए, उसके बाद आपको दोबारा आपकी मांग के हिसाब से घर मिले। तो ये संगठन की ताकत की वजह से और कुछ अनीता ताई जैसे कार्यकर्ताओं के डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट, उनके परसिवरेंस की वजह से ये मुमकिन हो पाया। तो ये उनको हमें वाकई में हमें उनकी हिम्मत की दाद देना चाहिए। आनंद, आपसे दिलजीत अमी ने एक सवाल किया है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं, क्या उन्हें बनाने में आने वाली मुश्किलें अभी बढ़ी हैं, और अगर हाँ तो नई मुश्किलें किस तरह की हैं? नहीं, अभी तो मुश्किल लॉकडाउन की है, मगर मुश्किलें वैसे आर्थिक मुश्किलें थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि मेरे फिल्म लोग जानने लगे हैं और थोड़ा सा मुझे उसमें से फ़ायदा भी हुआ है, तो इसलिए मैं वो पैसे दूसरे फिल्म में डाल सकता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हुई हैं, और सबके लिए मेरे ख्याल से आसान इसलिए हुई हैं कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क हुआ है और लोग कम पैसे में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कर सकते हैं। और यानी कैमरा में अपने फ़ोन पे भी आप शूट कर सकते हैं, आप छोटे कैमरा से भी शूट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। समस्या जो सबसे बड़ी है वो फिल्म लोगों को दिखाएं कैसे, यानी फिल्म बनाना ज़्यादा आसान हो गया है, मगर फिल्म दिखाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिल्म दिखाने की जगह ही ख़त्म हो गई है। एक तो थिएटर्स भी नहीं है कम, और टेलीविज़न, टीवी तो दिखाता नहीं है कहीं पे भी, और जो हम केस जीतते थे कोर्ट में, अब वो भी ख़त्म हो गया है सिलसिला। तो काफ़ी यानी दिखाने का जो काम, ज़रूरी काम है, वो ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक सवाल इसी से मिलता-जुलता है कि जो फ़िल्म दिखाना आज के समय में इतना मुश्किल हो गया है, तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो किस तरह से काम करता है? वो उसका क्या प्रोसेस है? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ते हुए पूछा है लोगों ने कि
आपने जो ये फिल्म बनाई, इसका उस समय उन आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा या लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि वो उसको मेजर कैसे किया, उसका नापतोल कैसे किया जाए कि फिल्म का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, तो ये तो आप किताब तो आपके दिमाग में सालों तक रहेगी और उसका प्रभाव धीरे धीरे होता जाएगा। फिल्म का भी वैसे ही है, और एक फिल्म को देख के कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, मगर धीरे धीरे उस फिल्म का असर लोगों पे पड़ता है। एक चीज और है जो हम जब लड़ रहे थे 80 के दशक में, 1980 के दशक में, तब हम लोग बड़े बड़े मोर्चे निकालते थे, बड़े बड़े। आपने देखा हमारा शहर में कितने लाखों लोग सड़क पे उतर के आए। आज वो अलाउ ही नहीं। आज यानी मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन जब नहीं भी था तब एक ही जगह बंबई में जहाँ पे लोग मोर्चा लेके जा सकते हैं, वो उसका नाम है आजाद मैदान। आजाद मैदान पे आप अपनी आजादी दिखा सकते हैं, मगर छोटे पैमाने पे, क्योंकि आजाद मैदान का जो वायरिंग किया, फेंसिंग किया गया है, वो इतना छोटा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को ले नहीं जा सकते वहां, और ले भी कैसे जाओगे। तो ये फर्क पड़ा है कि आज तो सेक्शन 144 जैसे लगा देते हैं, तो लोगों को इकट्ठा होने नहीं देते हैं। यानी ये मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बम्बई के, साउथ बॉम्बे में जहाँ पे सत्ता है, वहां पे हमको प्रदर्शन करना पड़ता है, मगर वहां पे जाने ही नहीं दिया जाता है। इसके बारे में मेरे ख्याल से बिलाल ज्यादा बता सकते हैं कि समस्या क्या है जो लोग लड़ रहे हैं उनकी। ये बिल्कुल आज़ाद मैदान नाम, आज़ाद मैदान में इतना आज़ादी के साथ आप नहीं जा सकते आज के दौर में, हम सभी ने देखा है। और वो भी वो एक्सप्रेशन भी आप खुशी, क्योंकि जाके कौन देखने वाला कौन है, हम ही अपने आप सच में तमाशा बना दिया है। जी, तो आज की बातचीत हमारी काफ़ी गंभीर विषयों से होती हुई फिल्म की प्रक्रिया पर भी हुई, और मुझे लगता है यह बातचीत और आगे लोग देखते रहेंगे, वीडियो हमारे फेसबुक लाइव पे रहेगा। तो मैं संजय जी को बुलाता हूँ, वो एंड करें इस सेशन का। नहीं, सेशन का एंड तो नहीं है, सेशन तो अभी चल ही रहा है और चलता रहेगा। आनंद का और बिलाल दोनों का बहुत शुक्रिया, और आनंद का खास तौर पे इसलिए क्योंकि इतने सालों से बिना रुके हुए जिस सिनेमा यात्रा में है वो लगातार चल रही है और लगातार उनकी फिल्में जोड़ रही हैं। ये सही बात आनंद ने कही कि दिखाने के अवसर कम हुए हैं, लेकिन हमारा जो अपना सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का अनुभव है, हम जब लोगों के बीच में पहुंचे हैं, चाहे वो धुर दक्षिणपंथी जगह हैं जिन्हें हम समझते हैं, जो हमारा जिनको हम परसीव करते हैं, उन जगहों पर भी लोग देखते हैं। और जो आनंद ने कहा कि ऑनलाइन में मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फिल्म के बातचीत के बाद की बातचीत नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है। जब हम ऑफलाइन स्क्रीनिंग करते हैं, जब बातचीत शुरू होती है, असली फिल्म तो तब शुरू होती है जब बातचीत शुरू होती है। और कोई भी ताकत, कोई भी सरकार हमें एक छोटा सा लैपटॉप, एक प्रोजेक्टर और छोटे स्पीकर ले जाने से रोक नहीं सकता। अंधेरा हमारे देश में बहुत है, तो हमें सिनेमा दिखाने के लिए अंधेरा चाहिए होता है, और हर जगह से टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं से आपको लाइट मिल जाती है। तो सच बात यह है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 1990 में, तब हमने आनंद की जितनी फिल्में देखी है और लोगों की फिल्में देखी, उससे ज्यादा फिल्में हमने बाद में देखी जब वो डीवीडी में बन के आई, और अब उससे ज्यादा लोग देख रहे हैं जब ऑनलाइन देख रहे हैं, या उनकी जब हम कॉपी करते हैं और लोग फिल्में लेते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब में बेचैनी है कि कैसे ये लॉकडाउन खत्म हो और हम इस तानाशाह सत्ता का अपनी पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करें, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो मुकाबला ही करेंगे। और जो बात है कि जिंदाबाद और हम होंगे कामयाब, ये हम गाएंगे। अगर कोई दर्शक बिहार के हैं तो उनके लिए अभी मौका आने वाला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आनंद, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी,
और हम लोग आपसे फिर कोई मौका ढूंढेंगे जुड़ने का, और जरूर जैसे ही ऑफलाइन मामला आएगा तब भी हम लोग बुलाते हैं। अतुल ने ये एक टास्क लिया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग इस फिल्म की दोबारा से एक बढ़िया स्क्रीनिंग करेंगे, ओपन में स्क्रीनिंग करेंगे। अभी तो अतुल ने गुरिल्ला स्क्रीनिंग करी है, जिसके बारे में आनंद की अपनी पूरी एक फिल्म मेकिंग ही है। तो आप सबका और सारे दर्शक जो यहाँ पर जुड़े, उन्होंने अपने सवाल किए, आप सबका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आनंद की फिल्म को देखेंगे जो नहीं देख पाए, और बहुत सारे लोग बिलाल के काम से, बिलाल के जो एक पूरा बड़ा संघर्ष उन्होंने बॉम्बे में किया उसके बारे में जानेंगे, उसे मदद करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले शनिवार किसी नए विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया, और सौरभ का भी बहुत शुक्रिया जो ये पूरी स्विचिंग कर रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया जी शुक्रिया संजय एंड अतुल।